जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर एक बार यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, मुझे उम्मीद और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और बच्चों, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। और बच्चों, जैसा आप सब लोग जानते हो कि जीएस एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत टॉपिक रखता है। किसी भी एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं वह उस एग्जाम को क्लियर कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और बच्चों, मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। तो बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन है, पाक स्टेट किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सेकंड है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड है भारत और चीन, और ऑप्शन फोर है भारत और अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। यदि बात की जाए तो ये मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत है और ये आपका श्रीलंका है। क्लियर है ना? अब इनके बीच में जो इनको ये जोड़ता है यहाँ, इसे हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट। क्लियर है ना? क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। ये श्रीलंका है, ये क्या है? ये श्रीलंका है और ये आपका भारत है। क्लियर है ना? ये आपका भारत है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है। क्लियर है? अब यदि बात की जाए तो जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बाउंड्री है वह रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है। किस नाम से? रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ सीमा। उसके अलावा भारत और चीन के मध्य मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा। क्लियर है ना? उसके अलावा ये भी रेड क्लिफ रेखा ही होती है या सीमा कह दो। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा। क्लियर है ना? कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सेकंड राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन थर्ड है केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन फोर है दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है यह अनुच्छेद या आर्टिकल 54 में, किसमें? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है और दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले जो लोकसभा में तो दो एंग्लो इंडियन होते थे। कौन? दो एंग्लो इंडियन। क्लियर है ना? दो एंग्लो इंडियन होते थे या आंग्ल भारतीय कहते थे इनको। क्या कहते थे? आंग्लो भारतीय। लेकिन अब नहीं होते ये। क्लियर है ना? अब इनको खत्म कर दिया गया और वो था 104वां संविधान संशोधन। क्लियर है ना? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत इनको हटा दिया गया। अब दो लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होंगे और राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं। कितने मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं और इनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है ना? और कैसे व्यक्तियों को? जो कला, खेल, विज्ञान, कला, खेल, विज्ञान, साहित्य आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं। साहित्य आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं। क्लियर है ना? आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। ये इन सबको देखा जाए आम भाषा में तुम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निर्वाचित सांसद कौन कौन? निर्वाचित सांसद या एमपी और निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक। क्लियर है ना? राष्ट्रपति को वोट देते। ये आम भाषा में बता दिया। कैसे आप लोग देखोगे तो दोनों सदन क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा।
तो लोकसभा राज्यसभा में कौन चुनकर जाता है, निर्वाचित कौन होता है, सांसद। क्लियर है ना, दोनों में कौन निर्वाचित होते हैं, सांसद। विधानसभा की बात की जाए तो किसी भी राज्यसभा की विधानसभा, उसमें निर्वाचित होकर कौन जाता है, विधायक। क्लियर है ना। और यदि बात की जाए कि केंद्र शासित प्रदेश की भी विधानसभा है तो वहां भी तो विधायक ही चुनकर जाते हैं, वहां भी विधायक ही जाते हैं। तो याद रखना कि आम भाषा में यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति को सांसद और विधायक ही वोट देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जुताई के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हड़प्पा, ऑप्शन सेकंड है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन थर्ड है कालीबंगा और ऑप्शन फोर है चंदूहड़ो। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, कालीबंगा से ही जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए। यदि बात की जाए तो कालीबंगा राजस्थान में है, कहाँ पर पड़ता है, यह राजस्थान में पड़ता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो यह किस नदी के तट पर, तो नदी के तट की बात की जाए तो नदी का तट है घग्गर। कौन सी नदी, घग्गर। उसके अलावा यदि बात की जाए तो कालीबंगा की जो खोज की थी, जो खोज करता थे, जो कालीबंगा के खोज करता थे वो अमलनाथ दास घोष थे। कौन थे, अमलानंद घोष थे। क्लियर है ना। और इन्होंने कब की थी, इन्होंने 1951 में खोज की थी। उसके अलावा कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है, काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, काले रंग की चूड़ियां इसका नाम होता है, उपनाम। उसके अलावा इस बात की जाए तो कालीबंगा से कुछ और प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं, जैसे शल्य प्रक्रिया, शल्य प्रक्रिया के साक्ष्य, शल्य प्रक्रिया के साक्ष्य। उसके अलावा सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य। क्लियर है ना। उसके अलावा अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी आपके कालीबंगा से मिलते हैं। क्लियर है ना। तो याद रखना ये कुछ महत्वपूर्ण है। यदि हड़प्पा की बात की जाए तो आप सब लोगों को पता है कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। क्लियर है ना, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, रखाल दास बनर्जी ने। क्लियर है ना, किसने की थी, तो रखाल दास बनर्जी ने की थी, रखाल दास बनर्जी ने की थी। क्लियर है ना, किसने की थी, रखाल दास बनर्जी ने की थी। और ये आपका था दयाराम साहनी। क्लियर है ना, क्या था, दयाराम साहनी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदूहड़ो की बात की जाए तो चंदूहड़ो की खोज 1931 में की थी और वो एनजी मजूमदार ने की थी। किसने की थी, एनजी मजूमदार ने की थी। क्लियर है ना, एनजी मजूमदार ने की थी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है सिक्किम, ऑप्शन सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन फोर है जम्मू कश्मीर। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, जो रूमटेक मठ है वो सिक्किम राज्य का प्रमुख मठ है। अब अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख मठ है जिसका नाम है तवांग मठ। कौन सा है, तवांग मठ किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। यदि हिमाचल की बात की जाए तो तवो मठ, कौन सा, तवो मठ है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ और भी हैं, सासुर मठ है, सासुर मठ है, सासुर मठ है, नामग्याल मठ है, नाम ग्याल मठ है। उसके अलावा नामो मठ है, नामो मठ है। ये कुछ महत्वपूर्ण मठ हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। या जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जब तक जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुए थे तो जम्मू कश्मीर में कई थे, लेकिन अब हम लोग इन्हें लद्दाख में पढ़ सकते हैं। कहाँ पर पढ़ सकते हैं, लद्दाख में पढ़ सकते हैं। जैसे हेमिस मठ, हेमिस मठ है, हेमिस मठ है। क्लियर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और लिख सकते हो थिकसे मठ, थिकसे मठ भी आपका किस में है, यह भी आपका
लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? ऑप्शन फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सेकंड है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन थर्ड है पीनियल ग्रंथि और ऑप्शन फोर है अग्नाशय ग्रंथि। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर अग्नाशय ग्रंथि। क्लियर है ना? अग्नाशय ग्रंथि या इसको ही पैनक्रियाज कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्रंथि तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं, और एक होती हैं आपकी मिश्रित ग्रंथि। कौन सी होती हैं? मिश्रित ग्रंथि होती हैं। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित ग्रंथि आपको बता दिया अग्नाशय ग्रंथि है, और इस अग्नाशय ग्रंथि की यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह ओवरऑल देखा जाए तो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर है ना? यदि प्रथम की बात की जाए सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो वो है लिवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो लिवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो लिवर है। क्लियर है ना? कौन सी है? लिवर है। तो याद रखना इस बात को कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो पहले नंबर पर लिवर है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो अग्नाशय है इसमें ही आपकी अल्फा सेल और बीटा सेल पाई जाती हैं। अल्फा सेल और बीटा सेल पाई जाती हैं, और जो बीटा सेल होती है वह इंसुलिन का श्रवण करती है। क्या करती है? इंसुलिन का श्रवण या इंसुलिन का कंट्रोल करती है, इंसुलिन का नियंत्रण करती है या इसका श्रवण करती है। और जो अल्फा सेल होती है यह ग्लूकागोन का करती है। किसका? ग्लूकागोन का नियंत्रण करती है। क्लियर है ना सबका? तो याद रखना। उसके अलावा जब बात की जाए पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो यह सबसे छोटी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है ना? ग्रंथि। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसी को ही मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर है ना? और यह सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है, यह सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। और यदि बात की जाए थायराइड ग्रंथि की, तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखना ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि जो लिवर है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लेकिन ओवरऑल पूछा जाए सभी ग्लैंड में, चाहे वो अंतःस्रावी हो, चाहे वो बाह्यस्रावी हो, चाहे वो मिश्रित ग्रंथि हो, सबसे बड़ी कौन सी आपकी? लिवर है। और ऐसे ही सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि आपकी अग्नाशय है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइकिलिंग का खेल परिसर है। ऑप्शन फर्स्ट है वेलोड्रम, ऑप्शन सेकंड है एरिना, ऑप्शन सेकंड है एरिना, ऑप्शन थर्ड है ट्रैक, और ऑप्शन फोर है पिच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है वेलोड्रम। साइकिलिंग का जो खेल परिसर है वो वेलोड्रम है। यदि बात की जाए तो एरिना जो खेल परिसर है यह घोड़सवारी का है। किसका है? यह घोड़सवारी का है। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो ट्रैक की बात की जाए तो ये एथलेटिक्स का है। ये किसका है? एथलेटिक्स का है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो पिच एक तो क्रिकेट की है, एक क्रिकेट की है, और एक रग्बी की है, वो सॉरी हॉकी की है। और किसकी है? पिच हमेशा क्रिकेट की है, और आपकी पिच क्रिकेट और पिच जो है क्रिकेट की है, और एक आपका
तो अगर बात की जाए तो पिच क्रिकेट और रग्बी रग्बी क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो कुछ और हैं, जैसे पुल है तो ये तैराकी का है, तैराकी का है, क्लियर है ना, पुल तैराकी का है। उसके अलावा फुटबॉल, फुटबॉल और हॉकी दोनों मैदान में, क्लियर है, दोनों कहाँ खेली जाती हैं, मैदान में है, क्लियर है ना। कोर्ट पर्सर की बात की जाए, कोर्ट पर्सर की बात की जाए, कोर्ट पर्सर की बात की जाए तो टेनिस खेली जाती है, टेनिस खेली जाती है। और यदि उसके अलावा यदि बात की जाए रिंग की तो रिंग मुक्केबाजी, क्लियर है ना, रिंग बॉक्सिंग से संबंधित है या मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। ऑप्शन फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन सेकंड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन थर्ड है अलीगढ़ विश्वविद्यालय और ऑप्शन फोर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 1886 या 87 में हुई थी। उसके अलावा यदि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये 1920-21 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो ये पुराना भी है, एक तो 1927 में, एक 1927 में है और एक 1996 में। तो ये जो है लखनऊ और ये आगरा। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये 1965-66 में, क्लियर है ना। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धूप के चश्मों के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रुक्स कांच, ऑप्शन सेकंड है सोडियम कांच, ऑप्शन थर्ड है फ्लिंट कांच और ऑप्शन फोर है पायरेक्स कांच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है क्रुक्स कांच धूप के चश्मों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, सोडियम कांच है यह लाइट के लिए यूज किया जाता है, लाइट और जो ड्रिंक की बोतल होती हैं, लाइट और बोतलों के लिए कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है बोतल के लिए, तो वो सोडियम कांच होता है। फ्लिंट कांच की बात की जाए तो आपका दूरबीन, दूरबीन, कैमरा, कैमरा इनके लेंस इसी से बने होते हैं। पायरेक्स की कांच की बात की जाए तो ये जो लेबोरेटरी होती हैं, लेबोरेटरी में जो बर्तन होते हैं, लेबोरेटरी के जो उपकरण होते हैं, लेबोरेटरी के उपकरण में किस कांच का प्रयोग होता है, तो वो आपके पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। जबकि धूप के चश्मों के लिए ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्यकरण युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सेकंड है भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन थर्ड है भारत और अमेरिका और ऑप्शन फोर है भारत और नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है भारत और नेपाल। अब अगर बात की जाए भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रति अभ्यास होता है, कौन सा होता है, संप्रति सैन्य अभ्यास होता है, क्लियर है ना। बांग्लादेश और भारत के मध्य कौन सा होता है, तो संप्रति सैन्य अभ्यास होता है। उसके अलावा भारत और ब्रिटेन की बात की जाए तो एक तो अजय वॉरियर होता है, अजय वॉरियर है, एक कुकड़ है, अजय वॉरियर, कुकड़ है, ये कुछ प्रमुख हैं। उसके अलावा भारत और अमेरिका की बात की जाए तो एक तो कोप अभ्यास है, एक तो कोप अभ्यास है, एक युद्ध अभ्यास के नाम से ही है, एक युद्ध अभ्यास के नाम से ही एक सैन्य अभ्यास होता है, वो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। ये कुछ और की बात की जाए तो जैसे हरिमऊ सैन्य अभ्यास है, हरिमऊ सैन्य अभ्यास है जो भारत व मलेशिया के मध्य होता है, भारत व मलेशिया के मध्य होता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक है आपका एक्वेरियन, एक्वेरियन, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास है, यह भारत व मालदीव के मध्य होता है,
उसके अलावा यदि बात की जाए तो आपका है हरमुग हो गया, एक्वेरियन हो गया, एक है नोमैडिक एलिफेंट है, नोमैडिक एलिफेंट है। जो नोमैडिक एलिफेंट है यह भारत भारत व मंगोलिया के मध्य होता है, भारत व मंगोलिया के मध्य होता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो बोल्ड है, एक बोल्ड सैन्य अभ्यास है जो भारत व सिंगापुर के मध्य होता है। किसके मध्य? भारत व सिंगापुर के मध्य होता है। तो ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी ने QR कोड वाली मार्कशीट देने की घोषणा की है? ये बहुत चर्चा का विषय और ये करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही की बात है। और हाल ही की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, मई 2014 में वो 24 में यह बात कही गई है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सेकंड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन थर्ड है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ऑप्शन 4 है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी होगी जो मार्कशीट QR कोड में देने की बात कर रही है या उन पर QR कोड आएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है 159 या 159, ऑप्शन सेकंड है 161, ऑप्शन थर्ड है 74 और ऑप्शन 4 है 147। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर है ना? ये 2024 में तो भारत को 159वां स्थान मिला है और ये 2023 का था। ये भारत का जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वां स्थान था वो 2023 में था और इस बार या 2024 में 159वां प्राप्त हुआ है। यदि प्रथम की बात की जाए, प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है 2024 में तो वो नॉर्वे को हुआ है। किसको हुआ है? नॉर्वे को हुआ है। क्लियर है ना? और यदि बात की जाए तो ये जो सूचकांक जो जारी करता है, जो सूचकांक जारी करता है वह है आपका विदाउट ऑफ बॉर्डर, विदाउट ऑफ बॉर्डर। क्लियर है ना? तो ये एक संस्था है और यह इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करती है। क्लियर है ना? इसमें पहला स्थान नॉर्वे को है और भारत की स्थिति कौन सी है? 159वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है राजा राममोहन राय, ऑप्शन सेकंड स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन थर्ड है रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन 4 है स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये कब की थी? तो मैं आपको बता दूं ये 1828 में की थी। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने काफी फेमस है, 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी। किसकी? सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी और ये मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। क्लियर है ना? उसके अलावा स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और कहाँ की थी? तो ये कलकत्ता के वेडूर में की थी। क्लियर है ना? कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है कटक, ऑप्शन सेकंड है शिमला, ऑप्शन थर्ड है झांसी और ऑप्शन 4 है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है झांसी। क्लियर है ना? कहाँ पर है? झांसी। अब अगर बात की जाए कटक में तो कटक में है आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो आपके कटक में है। क्लियर है ना? अनुसंधान संस्थान। अब अगर बात की जाए शिमला में तो शिमला में है आपका राष्ट्रीय
आलू अनुसंधान संस्थान। क्लियर है ना, क्या है? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अब अगर बात की जाए महत्वपूर्ण बात तो हैदराबाद में क्या है? तो हैदराबाद में है आपका राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। क्लियर है ना, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहा आपका? ऑप्शन थर्ड, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? अभी तक का मतलब यह है कि आज जो डेट है वो 26 जून 2024 है। 26 जून 2024 तक अभी तक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? तो वो ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है पंजाब, ऑप्शन थर्ड है तेलंगाना और ऑप्शन फोर है मणिपुर। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है तेलंगाना। तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे दो राज्य हैं जहां आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। अब अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो अनुच्छेद या आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और यह कब लगता है? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। क्लियर है ना, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और जब विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक पत्र लिखता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात की जाए, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। और ये 1951 या 52 की डेट है। तो कहाँ लगा था? सबसे पहले पंजाब में। और कब लगा था? 1951-52 में। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, तेलंगाना में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है तो आपके सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन फर्स्ट अरुण कुमार, ऑप्शन सेकंड सुमन बेरी, ऑप्शन थर्ड राजीव कुमार और ऑप्शन फोर है मनोज सोनी। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अरुण कुमार। क्लियर है ना, कौन है? अरुण कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो यह एक गैर संवैधानिक आयोग है। क्या है? गैर संवैधानिक आयोग है। क्लियर है ना, गैर संवैधानिक आयोग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी स्थापना 1993 में हुई। कब हुई थी? 1993 या 10 दिसंबर 1993 में हुई थी। और इसीलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है ना, मानवाधिकार दिवस के रूप में किस डेट को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। क्लियर है। और वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार है। याद रखना कि मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, हमेशा जो अध्यक्ष होगा वो सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। क्लियर है ना,
कैसा होगा, वो सेवानिवृत्त होगा। क्लियर है ना, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड होगा न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का। क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो होता है। क्लियर है ना, जो भी पहले हो होता है। अब अगर बात की जाए मनोज सोनी की, तो ये वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। क्लियर है ना, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी है। अब अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात की जाए तो राजीव की कुमार की बात की जाए तो ये आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए सुमन बेरी, तो सुमन बेरी की बात की जाए तो ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्लियर है ना, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरुण कुमार है। बच्चों मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 15%, ऑप्शन सेकंड है 20%, ऑप्शन थर्ड है 10% और ऑप्शन 4 है 18%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 15%। मैं आपको बता दूं कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, 2003 के तहत यह व्यवस्था की गई थी। क्लियर है ना, के तहत यह किया गया था कि लोकसभा के 15%, लोकसभा के 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। क्लियर है ना, सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं और इसमें प्रधानमंत्री शामिल होगा। मंत्री बन सकते हैं और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। क्लियर है ना, तो याद रखना ये पूछा जाता है और यह भी पूछ लिया जाता है कि 15% जो प्रधानमंत्री सहित मंत्री रहेंगे वह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो मैं आपको बता दूं वह 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर दिन और रात किस रेखा पर बराबर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कर्क रेखा, ऑप्शन सेकंड है मकर रेखा, ऑप्शन थर्ड है विषुवत रेखा और ऑप्शन 4 है आर्कटिक वृत्त। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं। मैं आपको बताऊं कि यह पृथ्वी है। क्लियर है ना, यह पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जो हम लोग इसे 0 अक्षांश मानते हैं और इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या है, इसका नाम है विषुवत रेखा। क्लियर है ना, विषुवत रेखा या इसी को भूमध्य रेखा, इसी को ही भूमध्य रेखा या इसी को ही इक्वेटर कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि विषुवत रेखा से जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो विषुवत रेखा का जो दक्षिण का हिस्सा है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर, किस पर, 23.5 अक्षांश पर एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर एक रेखा है जिसे हम मकर रेखा, जिसे हम लोग मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि आप मान लीजिए कि यह सन है, ये यहाँ पर सन है और सन की किरणें पड़ रही हैं, ये सूर्य की किरणें यहाँ तक आ रही हैं। तो सूर्य की किरणें यहाँ तक
और सूर्य की किरणें यहां तक। मेरा कहने का मतलब यह है कि सूर्य की वर्ष भर लंबवत किरणें तो विषुवत रेखा पर ही रहती हैं, जो हमेशा यहाँ पर दिन और रात बराबर रहते हैं। लेकिन सूर्य जब उत्तरायण होता है, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो ये कर्क रेखा तक पहुंच जाता है। और ये जो डेट होती है यह 21 जून होती है। कब होती है? यह 21 जून होती है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो विषुवत रेखा से यहां तक आता है, और यह डेट होती है आपकी 22 दिसंबर होती है। क्लियर है ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग देख रहे होंगे कि सूर्य की लंबवत किरणों का जो सीमा है वो कौन सा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही सूर्य की लंबवत किरणें रहती हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य 21 मार्च व 23 सितंबर इन दो डेट को यहाँ डायरेक्ट लंबवत पड़ता है। और जो ये जून और ये 22 दिसंबर है, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो इसको हम लोग आयनत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनत कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में इसको हम लोग आयनत कहते हैं। और जब ये 21 मार्च और 23 सितंबर की बात की जाती है तो इसको हम लोग विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग विषुव कहते हैं और इसको भी विषुव कहते हैं। लेकिन ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे अब बात की जाए 21 जून है तो उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। आप सब लोग जानते हो कि भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। तो अब ये जो 21 जून है तो इसकी वजह से इसे हम लोग कहते हैं ग्रीष्म आयनत। क्या कहते हैं? बहुत पूछा जाता है, ग्रीष्म आयनत कहते हैं। 22 दिसंबर की बात की जाए तो ये ठंड होती है इस समय, तो इसको हम लोग कह देते हैं शीतायनत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शीतायनत कह देते हैं। 21 मार्च की बात की जाए तो 21 मार्च को हम लोग इसे कहते हैं बसंत विषुव। क्या कहते हैं? 21 मार्च को हम लोग कहते हैं बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं। और जो 23 सितंबर है इसको हम लोग शरद विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उसे आयनत कहते हैं। और जब विषुवत रेखा पर होंगी तो उस स्थिति को हम विषुव कहेंगे, और कर्क और मकर पे होंगी तो उसे हम आयनत कहते हैं। और वो अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सेकंड है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन थर्ड है महाविनिष्क्रमण, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है धर्मचक्र प्रवर्तन है, जो गौतम बुद्ध के प्रथम आदेश के रूप, प्रथम जो उपदेश दिए थे उसके रूप में माना जाता है। और आप सब लोगों को पता है कि ये कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और महान परिनिर्वाण की बात की जाए तो यह जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उस स्थिति को कहा जाता है, या गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे उस स्थिति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा था, उस घटना को इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा था, उस घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कुल वस्तुओं का मूल, ऑप्शन सेकंड है कुल सेवाओं का मूल, ऑप्शन थर्ड है वस्तुओं व सेवाओं का कुल अंतिम मूल, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब अगर बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो इसे हम लोग जीडीपी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जीडीपी भी कह देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कह देते हैं इसको? हम लोग जीडीपी भी कहते हैं, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट
कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए, ये मैंने ये भारत मान लिया पूरा, ये क्या है, ये इंडिया है, ये भारत है, ये भारत है। अब इसमें, इसके अंदर यहाँ कहीं भी, और चाहे कोई बाहर का व्यक्ति भी आकर, कोई दूसरे देश का भी व्यक्ति आकर यदि यहाँ पर सेवा और उत्पादन कर रहा है, तो उसके अंतिम जो मूल्य होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखना इस बात को कि किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, परिभाषा की बात की जाए तो क्या होता है, किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब इसमें क्या मतलब, किसी भौगोलिक सीमा, एक सीमा निर्धारित हो गई। अब इसमें या तो हमारे देश के नागरिकों द्वारा या किसी दूसरे देश के भी नागरिक यदि यहाँ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी जीडीपी में ही सम्मिलित होगा। याद रखना इस बात को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीहरिकोटा केंद्र किस झील पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है लोकटक, ऑप्शन सेकंड है कोलेरू, ऑप्शन थर्ड है पुलिकट और ऑप्शन 4 है चिल्का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पुलिकट झील पर ही श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से सैटेलाइट भेजे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पुलिकट झील है यह 2 राज्यों में स्थित है, एक तो आंध्र प्रदेश में है, एक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इसका हिस्सा 90% है और सामान्यतः पुलिकट झील को आंध्र प्रदेश की झील ही माना जाता है। और दूसरा थोड़ा सा हिस्सा इसका तमिलनाडु में, किसमें है, तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में इसका हिस्सा 10% है। याद रखना इस बात को। यदि लोकटक झील की बात की जाए तो ये आपकी मणिपुर में है, किसमें है, मणिपुर में है। कोलोरू झील की बात की जाए तो यह आपकी आंध्र प्रदेश में, किसमें है, आंध्र प्रदेश में है। और चिल्का झील की बात की जाए तो यह उड़ीसा में। क्लियर है ना, यह उड़ीसा में। और ये एक लेगून झील है। कैसी झील है, ये एक लेगून झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। तो बच्चों, आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।